नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज हम आपके सामने एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं, एक खास कार्यक्रम, नारीत्व का सम्मान। सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सच है कि नारी के बगैर ये सृष्टि जो है वो अधूरी है। बिल्कुल भी कहीं भी हम नारी के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नारीत्व के सम्मान में हमारे साथ हमारी पहली मेहमान हैं डॉक्टर रुचा नवाल जी। डॉक्टर रुचा नवाल जो हैं यहाँ पे नवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ सेवाएं देती हैं। कई मरीजों की उन्होंने सेवा की है, कई मरीजों की जान बचाई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ पर आई हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इंडिया अब तक समाचार के प्रोग्राम में। मैडम, सबसे पहला तो सवाल हमारा ये आपके साथ रहेगा कि आपका प्रारंभिक जीवन जो था वो किस तरीके का था? शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में प्रेरणा जो आपको मिली वो कहाँ से और कैसे? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों को भी धन्यवाद कि वो ये समझना चाहते हैं कि नारी का रोल क्या है। मेरा बचपन वर्धा नाम के एक गांव में गया है जो नागपुर के पास है, छोटी सी जगह है। मेरी पूरी पढ़ाई वहीं पर हुई है। मेरे माता पिता बड़े पापा डॉक्टर हैं और मेरे फैमिली में समाज सेवा का काफ़ी रुझान है। मेरे दादाजी परदादाजी भी गांधी की आंधी में काफ़ी रहे हैं। अच्छा। इसलिए एक डॉक्टर के प्रति का एक सम्मान, उनका एक एक्चुअल रोल क्या हो सकता है, इसका एक बेस मुझे घर से मिला, अपने खुद के घर से। पढ़ाई में अच्छी रही, इसीलिए एमबीबीएस की सारी जो कठिन परीक्षा है वो पास भी कर सकी। और देखती आई हूँ बचपन से कि डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, हाउ इट हेल्प्स इन द ग्रास रूट लेवल। वो बेसिकली लोगों को किस तरीके से उठा सकता है, किस तरीके से बचा सकता है, वो एक बहुत अच्छा पगड़ा मुझे घर पर मिला। मैं तो मैडम डॉक्टर को धरती का भगवान ही बोलता हूँ। वैसे भगवान नहीं कहना चाहिए। नहीं मैडम, भगवान जीवन या तो भगवान दे सकता है या डॉक्टर। मतलब अगर डॉक्टर अपने काम को सही ढंग से ना करें तो जल्दी आदमी भगवान के पास चला जाएगा। मैडम, आपके माता पिता भी चिकित्सा क्षेत्र में हैं, तो उनका कैसा मार्गदर्शन रहा? मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे पिताजी प्लास्टिक सर्जन है और मेरे बड़े पापा एमडी मेडिसिन में प्रोफेसर है। ये सारे के सारे लोग प्रोफेसर रह चुके हैं 2 मेडिकल कॉलेजेस में। और उसके वजह से बचपन से ये देखते आई हूँ कि उन्होंने कभी भी किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट सिर्फ पैसे के लिए नहीं रोका, और रादर उनका गाँव में जाकर अपनी सेवा देने का भी काम मैंने बचपन से देखा है। इसलिए वैसे देखा जाए तो मैंने अपने घर में ही रोल मॉडल्स देखे हैं, और उस वजह से फैमिली से जो कनेक्टेड लोग हैं वो सारे कनेक्टेड लोगों का भी एक अलग सा पगड़ा थोड़ा मुझ पर रहा, जिसके वजह से मुझे ये चीज़ करने में और ज़्यादा रुचि रही। मैडम, आपने एमबीबीएस से लेकर फेलोशिप इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी तक का सफ़र किया है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान सबसे आपको चुनौतीपूर्ण जो थी वो क्या चीज़ लगा और क्या अनुभव था जिससे सीखे आप सभी लोग जानते हैं एमबीबीएस इतना आसान नहीं होता। एमबीबीएस की एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमबीबीएस में जाने वाले 5 साल, उसके बाद में होने वाला 1 साल का इंटर्नशिप, उसके बाद आपको जिस भी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उसके 3 साल, और उसके बाद फेलोशिप। तो एक्चुअली वो 12 साल के बाद 12 साल का तप होता है। तो ये एक वैसे ही सभी डॉक्टर्स के लिए चुनौती है। पर हाँ, मेरा रुझान बचपन से सर्जरी क्षेत्र में रहा है। सर्जरी क्षेत्र ये नॉर्मली उस समय लड़कियां नहीं लेती थी। हाँ, वही मैं भी सोच रहा था। तो मेरी शुरुआत वहाँ भी रही कि लड़की ने सर्जरी क्षेत्र, मतलब मैंने जब शुरुआत की तो पूरे डिपार्टमेंट में मैं अकेली लड़की थी। तो वो एक शुरुआत से लेकर पेशेंट का एक्सेप्टेंस कि फीमेल सर्जन हो सकता है, उनके पास जाने पे हमको रोग निदान मिल सकता है, और वो उतनी ही क्षमता से सर्जरी कर सकते हैं, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और सर्जिकल चैलेंजेस तो हर एक सर्जन के जीवन में आते ही हैं,
वो तो मल्टीपल डिफरेंट सर्जरीज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर तो सभी सर्जन्स फेस करते हैं। मैम वो आप महिला सर्जन थी तो आपका जो बचपन था उस बचपन में आपको मार काट से ज़्यादा लगाव तो नहीं था? खैर वो तो ज़रूर नहीं रहा, बट हाँ इतना ज़रूर था, मुझे डर कभी नहीं लगा। जी। ना गिरने के बाद कभी खून आओ तो उससे डर कभी था, या कोई सर्जरी के लिए मैं पापा मम्मी को देखती थी तो कभी उससे डर लगा, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये ज़रूर था। मैडम आपका जो हॉस्पिटल है नवाल मल्टी स्पेशलिटी, वहाँ क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं? नवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्चुअली पिछले 45 सालों से जलगांव में कार्यरत हैं। मेरे ससुर जी डॉक्टर सुदर्शन नवाल ने इनकी शुरुआत की थी, इसीलिए शुरुआत वो गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल से ही हुआ था। स्त्री रोग प्रसूति तज्ञ दोनों चीज़ें रही। जब से मैं यहाँ आई हूँ पिछले 10 सालों से हम लोगों ने सर्जरी का भी इंक्लूजन यहाँ पर किया है। तो स्त्री रोग प्रसूति के सिवा अलग अलग सर्जिकल क्षेत्र, मतलब एंडोस्कोपी, पित्ताशय की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी, ब्रेस्ट की सर्जरी, थायराइड की सर्जरी, ऐसे अलग अलग सर्जरीज जो है इनको हम रेगुलर रूप में तो करते ही हैं, जैसे कन्वेंशनल सर्जरी के रूप में तो करते ही हैं, पर हमारी खासियत है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो उसकी सेवा भी हम नवाल हॉस्पिटल में दे रहे हैं। मैडम मैंने भी शब्द यूज किया, आप भी शब्द यूज कर रहे हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी। क्या होता क्या है वो एक्चुअल में? दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। हम लोग बात ज़रूर कर रहे हैं, आपके अस्पताल में भी लिखा होगा, लेकिन जनरल पब्लिक कैसे समझ पाएगी? तो ज़रा सा उसको ये कर। जी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी का लिटरल मीनिंग ये है कि छोटे में बड़ा सर्जरी कर पाना। एक्चुअली जिसको आम भाषा में लेज़र सर्जरी कहा जाता है, वो लेज़र कम और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा होती है, जिसमें हम दूरबीन द्वारा वही सर्जरी कर सकते हैं जो आप आज से कुछ साल पहले चिरा देकर ही करते थे। तो छोटे रूप में कम टाकों के साथ, कम दर्द के साथ होने वाली बड़ी सर्जरीज मिनिमल एक्सेस सर्जरी के नाम से जानी जाती है। मैडम इसमें पेन होता है उतना ही जितना बाकी सर्जरीज में होता है? अगर लोगों को तो डर लगता होगा। बराबर। बेसिकली जो पेन होता है वो पेन आपके चमड़ी के कटने का और उनके लेयर्स के कटने का ज़्यादा होता है रादर देन अंदर के सर्जरी का। तो अगर आपका छेद ही छोटा है तो आपका दर्द भी कम ही होगा। कम रहे, मतलब परेशानियां कम होती है। दूसरे अस्पताल में जीआई एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी के क्षेत्र में किस प्रकार की उन्नत तकनीक, कौन सी तकनीक आप लोग यूज़ कर रहे हैं अभी? इस मामले में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि डॉक्टर सुदर्शन जी नवाल, इन्होंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है तब से उन्होंने अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखा है। मतलब वो उस समय आने वाली सोनोग्राफी मशीन हो या आज के समय पे आने वाली आधुनिक तकनीकें हो, हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया है कि सारी लेटेस्ट वर्जन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एनेस्थेशिया की, ऑपरेशन थिएटर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी नई सुविधाएं हम जलगांव खानदेश एरिया को भी दे सके ताकि पेशेंट को बहुत दूर ना जाना पड़े। इसकी हमने पूरी कोशिश की है। तो एंडोस्कोपी से लेकर गायनेकोलॉजी के, मतलब स्त्री रोग के एडवांस्ड सर्जरीज और सर्जरी की एडवांस्ड सर्जरीज, ये सारी सुविधाएं हम नवाल हॉस्पिटल में देते हैं। मैडम आईएमए में आप कल्चरल सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या कल्चरल वहाँ पे आप अभी तक करती आई हैं या कैसा अनुभव रहा है आपको सेक्रेटरीज का वहाँ? आईएमए ये एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स का ग्रुप है, उसकी जो जलगांव ब्रांच है उसमें इस साल हमारे सचिव और मेरी रोल मॉडल कह सकते हैं आप, डॉक्टर अनीता भोले के कारण मैं इस बार कल्चरल सेक्रेटरी बनी हूँ। डॉक्टर्स के इस सारे टेंशन वाले एक प्रोफेशन में उनको एक साथ मिलना, कुछ नई चीज़ें करना, अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलना चाहिए, ये इसकी बहुत बड़ी कोशिश होती है। तो हमारे डॉक्टर्स गाना भी गाते हैं, हमारे डॉक्टर्स डांस भी करते हैं। इस बार पहले बार हमने जनजागरण के लिए ड्रामा भी किया जो पर्यावरण के ऊपर था। उसके सिवा गणेशोत्सव है और बहुत सी ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें डॉक्टर्स को अपनी कलाओं को वापस एक बार जीने का मौका मिले, इसकी हम कोशिश करते हैं। मैडम
आप तो गाना गाने में भी रुचि रखते हैं। जी। ये सबसे आखिरी हम रखेंगे इसके अंदर। मैं ध्यान में ला रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें, हुनर आपके पास है। जी। मैडम सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर नहीं, गाना भी अच्छा गाती हैं। हम लोग 2 शब्द सुनेंगे लेकिन सबसे आखिरी में। फिलहाल फिर से मरीजों के लिए बातचीत करते हैं। मैडम, हार्निया और जीआई संबंधित समस्याओं के लक्षण आम लोग कैसे पहचान सकते हैं? जीआई सिम्टम्स और हर्निया सिम्टम्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जीआई सिम्टम्स में जो जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स, जिसमें पेट में फूला फूला हुआ महसूस करना, बहुत डकारे आना, आम्ल का मुंह में आना, छाती में जलन होना, पेट में बारीक बारीक दर्द होते रहना, या पेट साफ होने में तकलीफ होना, या पेट में बार बार मरोड़े आना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सारे जीआई सिम्टम्स माने जाते हैं। और हर्निया अलग अलग तरीके का होता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है हर्निया मतलब गोला है, नहीं। हर्निया मतलब आपके शरीर के जो लेयर है, पेट के लेयर्स जो लेयर्स है, उसमें एक वीकनेस हो जाता है, जिसके वजह से आपके पेट के अंदर के कंटेंट बाहर निकलते हैं। उसका जो ट्रीटमेंट है वो हर्निया सर्जरी के रूप में किया जाता है। उसमें आपका कहीं ऑपरेशन हुआ हो नाभि के जगह से या जांघ के जगह से, फूला हुआ गुब्बारा महसूस होना, वो बाहर आता है पर अंदर नहीं जाता है, दर्द होता है, सूजन आती है, ये सारी चीज़ें हर्निया में मालूम होती है। मैडम, पेट और जठरांत स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आप कोई सलाह देना चाहेंगी दर्शकों को? मैं वैसे अभी बॉडी और सोल को लेके लोगों में बहुत अच्छा जन जागरण हुआ है और चल भी रहा है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेट सिर्फ खाने और पानी से ही अच्छा नहीं रहता। उसके लिए आपकी माइंड और फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो जितना आपका खाना साफ सुथरा होना चाहिए, पानी साफ सुथरा होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए, उतना ही आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको रोज के दैनंदिन जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का इंक्लूजन करना भी ज़रूरी है। तो सही मात्रा में खाइए, सही प्रकार का खाइए, भरपूर पानी पीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए और खुद के स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टाइम निकालिए। मैडम, आप हाँ, वही टाइम की बात है। आज के इतने भीड़-भाड़ के समय जो समय चल रहा है, इतना लोग इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि समय ही नहीं निकाल पाते हैं। उनके लिए भी 2 शब्द बताइए कि क्या ज़रूरत कितनी है? ज़रूरत तो बहुत है। जैसे मैं कह रही थी आपको, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं वो ही सिर्फ मायने रखता है, ऐसा नहीं है। वो आप किस तरीके से खाते हैं, कितने स्ट्रेस में खाते हैं और कितने अच्छे मन से खाते हैं, उसका भी आप पर परिणाम होता है। तो खुद के लिए 10 मिनट निकालना शायद मुश्किल नहीं होगा, बनिस्बत के कि आप उसके वजह से बड़ी-बड़ी बीमारियों को फेस करें। मैडम, डॉक्टर लोगों को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। सुबह से लेके शाम तक दर्द किसी और का रहता है, लेकिन दिमाग में आपके चलते रहता है। डेफिनेट आप लोग अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? आप खासकर कैसे करते हैं? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी के वजह से आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स में डेथ रेट जो है वो नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा है। हम्म, एक स्ट्रेस को पूरी तरीके से तो हम नहीं हटा सकते, पर हाँ, मेरा ये खुद का जो तरीका है वो ये है कि मैं अपने आप को बच्चों में बिजी करती हूँ, हम्म, मैं गाना गाती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ हम्म। और कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ सामने है उसको उस समय डील करें, ना कि उसको कैरी करें। मैडम, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है लोगों को। मुझे लगता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उन लोगों को इन सब बातों पर ध्यान देना ही चाहिए जो मैडम बता रही हैं। हालांकि डॉक्टर्स जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मैडम मुझे ऐसा लगता है कि समझदार तो बहुत ही रहते हैं अपने लिए। वो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगर मैं सही नहीं रहूँगा तो मेरा मरीज़ कैसे सही रह पाएगा। मैडम, महिला सर्जन के रूप में आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? कोई आपके पास कोई इंसिडेंस हो, वो ज़रा बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर। थोड़ा ये तो ज़रूर एक वीक पॉइंट है कि महिला सर्जन को एक्सेप्टेंस उतना अच्छा अभी भी नहीं है, जो भी रीजंस रहे होंगे। तो मुझे 8 साल लग गए ये जलगांव में बताने के लिए कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, मैं सर्जन हूँ।
तो ये ज़रूर है कि पेशेंट को थोड़ा झिझक रहती है, स्पेशली मेल पेशेंट्स को थोड़ी झिझक रहती है कि मैं अपने तकलीफ के बारे में फीमेल सर्जन को कैसे बताऊं। बताऊं? तो ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है और उसको मुझे काफ़ी समय तक के बताना पड़ा पेशेंट्स को कि नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, ये सर का विषय है, मेरा विषय सर्जरी है। तो ये मतलब ज़रूर मेरे साथ में परेशानी रही, पर मैं आपको इसका एक फ़ायदा भी बताना चाहूँगी कि इस सब में से जिन पेशेंट्स ने मुझ पे विश्वास रखा हम्म, और मुझे आकर उन्होंने अपना इलाज करने का मौका दिया, वो पेशेंट्स ही आगे जाके मेरे ब्रांड एम्बेसडर बने कि नहीं, ये मैं सर्जन है और आप इनके पास जा सकते हैं। मतलब जो उनकी गलतफहमी थी वो जल्दी ही दूर हो गई आपके इलाज के मेहनत तो बारे अभी में। भी लग रही है, पर हाँ, कोशिश सफल हो रही है। मैडम, भविष्य में आप अपने अस्पताल के जरिए या चिकित्सा क्षेत्रों में और किस तरह का विस्तार देखती हैं कि ये होना चाहिए, आप करेंगी इसे? जैसे मैंने आपको कहा, अभी भी हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, काफ़ी एडवांस्ड सर्जरीज हम लोग करते हैं जलगांव में, जो नॉर्मली सब जगह नहीं होती। जैसे मैंने स्पेशल फेलोशिप की है लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी में, जो यहाँ शायद बहुत लोग वो नहीं नहीं करते करते। हैं। तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरीज है, एक डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की प्रोसीजर्स मैं करती हूँ। मेरे सर का हमेशा कहना रहता था, जिनके पास में मैं पढ़ी हूँ, कि सर्जन को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जिसके आर्मामेंटरियम की उसको ज़रूरत पड़ती है, जी। ताकि अगर वो सुविधा आपके शहर में ना हो तो आपके पेशेंट की असुविधा ना हो। तो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में जैसे हम लोगों ने अभी वी नोट्स सर्जरी का शुरुआत की है। शुरुआत मतलब हम पायनियर रहे हैं, जी। जो भारत में डॉक्टर सुयश नवाल ने ही शुरू किया है और आज उसको हम फलते फूलते हुए देख रहे हैं। वैसे ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जैसे डेली बेसिस पे हम काफ़ी अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर की सर्जरीज तो करते हैं, पर लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी, हाइटल सर्जरी, हाइटल मतलब छाती और पेट के बीच का जो वॉल्व है उसकी सर्जरीज, पेट के अल्सर्स की सर्जरीज, कुछ प्रकार की कैंसर सर्जरीज, थायराइड की सर्जरीज, ब्रेस्ट की सर्जरीज, इसमें जो जो नए इन्वेंशंस होते जा रहे हैं उनसे हम अपने आप को अवगत कराते हैं, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट सबको दे सकें। मैडम, आपने अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों की लेप्रोस्कोपी की है, तो इनमें से कोई खास मामला आपको कुछ नया अनुभव आया हो या कुछ ऐसी डेंजरस चीज़ें हो जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? ज़रूर। ऐसे बहुत पेशेंट्स होते हैं, पहले ज़्यादा हुआ करते थे, जो डॉक्टर्स पर बहुत मन से भरोसा करते थे, और वो जो भरोसा था उसमें फिर अच्छी और बुरी बातों को लेके भी भरोसा होता था। तो इस दौरान एक दो पेशेंट्स मेरे साथ ऐसे ज़रूर रहे जिनकी मैंने बहुत क्लिष्ट सर्जरीज की थी, जिसमें वो क्लिष्टता के वजह से जो भी थोड़े बहुत ऊंच नीच के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हर सर्जरी में होते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर पेशेंट्स के रिलेटिव्स ने जिस तरीके का भरोसा जताया कि आप चिंता मत कीजिए, हमको आप पर विश्वास है, आप जो करेंगी अच्छा करेंगी और हमको इससे बाहर निकालेंगे। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी बड़ी सर्जरीज, बहुत सारे रिकॉर्ड्स सब लोग करते हैं, पर ये एक जो पेशेंट का फेथ मैं जीत पाई हूँ, ये शायद बहुत मेरे बड़ी लिए बात। बहुत बड़ी बात है। हाँ मैम, आज तो एज ए जर्नलिस्ट में आप डॉक्टर है, फिर भी लोग यही कहते हैं कि यार अब तो डॉक्टर जो है वो सेवा नहीं व्यवसाय हो चुका है, और एक्चुअल में व्यवसाय तो है ही, डॉक्टर भी अपना पेट पानी घर चलाने के लिए करेगा, लेकिन प्रॉपर वे से अब डॉक्टर्स जिस तरीके से पहले ईमानदारी के साथ वही काम किया करते थे वो अब नहीं करते हैं, ऐसा लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, और मैं एज ए जर्नलिस्ट उसको समर्थन देता हूँ। आप डॉक्टर है फिर भी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती है हमारे, उस जगह पर ये लगता है कि नहीं, डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सही है। एक मामला था मेरे साथ, पहले मेरी बातें हुई थी डॉक्टर से, अभी आपकी से बात हुई तो सामने खुलकर आ रही है कि डॉक्टर्स जो बहुत सारे टेस्ट लिख के दे देते हैं। इसके बारे में एक जानकार डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि यार अब ऐसे रूल्स आ गए हैं कि वो लोग हम पर केसेस कर सकते हैं पेशेंट्स, तो कि भाई ये सुविधा थी और आपने ये जानकारी नहीं निकाली, इसके वजह से आप अगर ये टेस्ट करवाते थे तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता था।
इसलिए हम लोग सब टेस्ट करा लेते हैं कि भाई तुम हम पर कुछ एक्शंस ना लो। मतलब डॉक्टर भी अपनी सुविधा को देख रहे हैं, अपनी चीज़ों को बचाना तो हर किसी का अपना अधिकार होता है। इसमें सिर्फ एक ही डायलॉग जी। मैं कहना चाहूँगी, हर तकनीक, मराठी में शब्द कहते हैं दुधारी तलवार होती है, हाँ, और ताली दोनों हाथों से बजती है, जी। एक हाथ से नहीं बजती। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जा रही है जिसमें कभी यहाँ कभी गलत होता है, कभी यहाँ गलत होता है। बराबर। हमको उसका सुवर्ण मध्य निकालना जरूरी है, वरना हम वहीं अटक जाएंगे। हाँ, ये एकदम सही बात है। मैडम, नवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसके जरिए वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं आपके अस्पताल में दी जाती हैं? हाँ, नवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको एक ये पहले भी बात बता चुकी हूँ कि ये हॉस्पिटल पिछले 45 सालों से कार्यरत है, जिसमें स्त्री रोग तज्ञ और प्रसूति शास्त्र को लेके डॉक्टर सुदर्शन नवाल और डॉक्टर रेणु नवाल, इन दोनों ने आज तक के अपनी सारी कोशिशें और सारा समर्पण दिया हुआ है। और उन्हीं की लीगेसी को हम आगे कैरी करते हुए सर्जिकल ब्रांच में, जैसे हम अपेंडिक्स की सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, हर्निया की सर्जरीज, फिर मुतखड़े की सर्जरीज, फिर ब्रेस्ट की सर्जरीज, थायराइड की सर्जरीज, फूटे हुए अल्सर्स की सर्जरीज, कुछ प्रमाण में कुछ कैंसर सर्जरीज, ये सारी सर्जिकल ब्रांचेस की सर्जरीज हम करते हैं, मैं करती हूँ। एंडोस्कोपी में डायग्नोस्टिक लैब, गैस्ट्रोस्कोपी और डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी भी मैं करती हूँ। गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सुयश सर गायनेक के सारे हाई एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और वी नोट्स सर्जरी करते हैं। और प्रसूति तज्ञ भी सारी कॉम्प्लेक्स क्लिष्ट प्रसूति की सर्जरीज भी सर के पास में आती है। उल्टा है मैडम यहाँ तो ना जी। जैसा आपने बताया कि सर, बड़े सर और बड़ी मैडम गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं सर्जन हूँ। मैं भी मेरे आप इंटरव्यू के पहले मैंने किसी को बताया कि ऐसा ऐसा मैडम का इंटरव्यू है, बोले तो गायकोलॉजिस्ट है ना, मैंने यार सर्जन है, तुम लोग करेक्ट कर लो। मैंने कहा ना, मैं अभी तक लड़ रही हूँ कि नहीं मैं सर्जन हूँ। मैडम, हॉस्पिटल की बात चली तो किस तरह की कुछ सामाजिक सेवाएं या कोई विशेष कार्य आपके अस्पताल के द्वारा जन सेवा में किया जाता है? जी, हमारे दादी जी के नाम पर हमारा कौशल्या भाई नवाल ट्रस्ट एक कार्यरत है, जिसके थ्रू हम अलग अलग कैंप और सर्विसेज हर 2-3 महीने में देते रहते हैं। जो कैंप निःशुल्क होते हैं और उनकी जो सर्जरी है वो मिनिमल रेट्स में होती है, जो साधारण व्यक्ति के भी लिए अफोर्डेबल हो, और वो सर्जरीज़ के लिए, वो बेसिक नीड्स के लिए, वो हाई एंड सर्जरीज़ के लिए पेशेंट को बाहर ना जाना पड़े और कम से कम रेट में उनकी सहायता हो सके। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे सर्जरी के नाम से ही डरते हैं। हाँ। उनके लिए कुछ खास 2 शब्द? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सर्जरी तभी करने के लिए कहते हैं जब उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन आपके लिए बाकी ना हो। तो हमको ये पता है कि इसके सिवा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपको सर्जरी दी जा रही है, और आपके डरने के वजह से वो कैंसिल नहीं हो सकता। पर ये जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी है, इससे हम आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपका हॉस्पिटल स्टे और आपकी सारी परेशानियां काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। और जैसे एक ब्रांड का लोगो है, डर के आगे जीत है, इसलिए वहाँ अगर तो आपको डर के आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो लगता है उतना तकलीफ देह वो अब नहीं रहा है। मैम, ये तो जो आप बता रहे हैं, इससे अगर अस्पताल में एडमिट ज़्यादा दिन तक नहीं रहना पड़ेगा तो इससे खर्च कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी मतलब बहुत महंगी सर्जरी। डेफिनेटली आप सर्जिकल कॉस्ट देखोगे तो उसमें फ़र्क है, बिकॉज ऑफ द आर्मामेंटेरियम, जिस तरीके की सुविधाएं लगती है उसके लिए। बट आप 2 दिन में काम, मतलब घर पे जा सकते हो, आपके साथ रहने वाला जो काम कर रहा है वो भी काम पे जा सकता है, आप 5 दिन में खुद काम पे जा सकते हो, आप कहीं बाहर जाके कहीं रहना नहीं पड़ रहा है आपको। तो ये जो बाकी की चीज़ों का जो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है, वो सारा बर्डन कट शॉर्ट हो जाता है, जो नॉर्मली पेशेंट गिनता नहीं है। बराबर, वो सिर्फ अमाउंट देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि आप 8 दिन में काम कर रहे हो जो आप महीने भर बाद करते थे। तो आपके हम 20 दिन बचा रहे हैं।
फ्री भी हो जाते हैं वो जल्दी, उनके साथ रहने वाला फ्री हो जाता है, अस्पताल का खर्चा बच जाता है, बाकी की सारी चीज़ें बच जाती है, रिलैक्स आदमी को मिल जाता है। अगर आदमी डेफिनेटली जितने दिन तक आदमी अस्पताल में रहता है, सबके दिल की धड़कन बढ़ी बड़ी हुई हुई रहती है। जल्दी से जल्दी इस तरीके से जो भी मरीज हो वो पहुंच ही सकता है। मैडम, आपने बच्चों का जिक्र किया था, कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब कुछ? थोड़ा वुमन डे के लिए स्पेशल ये बनाया जा रहा है एपिसोड, तो मैनेज कैसे होता है? कोई ऐसा सिचुएशन कभी आई है क्या जब झगड़े हुए हो कुछ? खैर वो तो किसी का टला नहीं है। पर मैं इस मामले में खुशकिस्मत समझती हूँ कि मम्मी का सपोर्ट हमको है। मम्मी पापा हम साथ में रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली का जो सपोर्ट वाह। है वो ज़रूर हमें है। नवाल परिवार बड़ा परिवार है सिटी में भी, तो बाकी हमारे जो संबंधी हैं उनका भी मुझे उतना ही सपोर्ट है। और डेफिनेटली जो थोड़ा सा रहता है केओस, उस सारे चीज़ों को संभालने में मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत साथ सपोर्ट करते देते हैं। हैं। मैं आप मैडम, आपके जीवन में आदर्श कौन है इन सब चीज़ों के लिए? वैसे मैं कहूँ तो मुझे हर जिंदगी के हर पायरी पर, टप्पे पर एक कोई ना कोई बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, जिसके वजह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो शुरुआत तो मैं अपने माता पिता से करूँगी। वो बहुत बड़े मार्गदर्शक, बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं दोनों परिवेश में, प्रोफेशनल भी और नॉन प्रोफेशनल भी। उनकी जो विजन रही है वो मेरे लिए बहुत बड़ी मार्गदर्शक रही है। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरी जो गाइड रही है डॉक्टर मीनाक्षी येवला, अच्छा। उन्होंने शी वॉज ऑल्सो अ फीमेल सर्जन, तो वो एक बहुत अच्छा अच्छी शुरुआत थी मेरे लिए ये समझने के लिए कि फ़ीमेल सर्जन कम नहीं हो सकती। मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिनके पास सीखी है, डॉक्टर रॉय पाटनकर, वो मेरे लिए मैं नहीं बता सकती क्या है। डॉक्टर अमोल बापा जिन्होंने मुझे एंडोस्कोपी सिखाए, छोटे छोटे नुस्खे सिखाए, और मम्मी पापा जलगांव में, और मेरे हस्बैंड सुयश। मतलब जो लोग आपसे जुड़े हैं वो आपकी प्रेरणा, नई नई प्रेरणा देते गए हैं। मतलब मुझे उन्होंने कभी भी पीछे नहीं खींचा। उन्होंने हमेशा हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है कि आप करो, मतलब नया करो। एक महिला को आपको देखकर तो यही लगता है कि अगर सपोर्ट मिलता जाए और सही तरीके से उसको मार्गदर्शन मिले तो कहाँ पहुंच सकती है, आप उसका एक उदाहरण है यहाँ पर। डेफिनेटली सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तभी मल्टीटास्किंग आसान होगा। फीमेल्स का मल्टीटास्किंग छूट नहीं सकता, पर उसको आसान करने में फैमिली की तो बहुत मैडम, आप खाना वाना बनाती हैं घर में फिर ज़रूर जाती तो? आपको बुलाऊंगी और खिलाऊंगी। थैंक यू। मैडम, अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर आ रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि आप गाती भी हैं गाना, तो 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए होनी चाहिए। बड़ा स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है। मैं एक डॉक्टर की भूमिका को रखते हुए ही एक गीत आपके सामने रखूंगी, आपका सबका फेवरेट जी। गाना है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह 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 मैडम, बहुत बढ़िया। आपने जो गाना भी सेलेक्ट किया मैडम, वो डॉक्टरों के लिए है, ये एकदम 100% सत्य है। सुनने के बाद मतलब आदमी भावुक हो ही जाता है इस चीज़ों को। राज कपूर जी का जी, गाना था ऑल ये। टाइम फेवरेट। मैडम, आखिरी में हमारे दर्शकों को, पेशेंट्स जो होंगे, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई ऐसा संदेश जो उनके काम आ सके जीवन में भी, और जो लोग डरते हैं किसी भी चीज़ों से, उनको किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है? कोई संदेश दें। आपको आपकी तकलीफ़ों को समझना है और उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। जो इंग्लिश में एक कहा जाता है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आप अगर चीज़ों को समय पर डील करोगे, समय पर उसका निदान करोगे, तो वो कितना ही क्लिष्ट क्यों ना हो,
आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो डेफिनेटली बेटर मिलेगा। तो टाइम का ध्यान रखिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ समय पर हो तो बहुत बेहतर होता है। रुचा मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई, स्त्री का सम्मान करने के लिए हमने नारीत्व का सम्मान एक कार्यक्रम बनाया, उसके पहला इंटरव्यू मैंने आपका लिया है। आप लोगों को बताता चलो कि मैडम जो हैं वो वर्धा से हैं, तो वर्धा वालों को भूली नहीं है, हर हफ्ते वर्धा जाती हैं वो सर्जरी करने के लिए, हर महीने। है हाँ ना? हर महीने, जी, जरूरत पड़ी तो हर हफ्ते भी जाएंगी, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं, मायके में जाना ही है, हम जा सकते हैं। आनंद प्राप्त होता होगा उनको दोनों मायके चीजें जाकर। हैं। मैं वर्धा की जनता की भी सेवा कर पा रही हूँ एडवांस्ड सर्जरीज में, और मैं मेरे माँ बाप की, दो हम बेटियां हैं तो मैं मेरे माँ बाप का ध्यान भी रख पा रही हूँ। एक साथ सारे काम कर रही हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहा करता हूँ इतने सारे काम जो है वो ऊपर वाला कर सकता है। तो धरती का भगवान जो मैं कहा करता हूँ, ये अब ये सास ससुर की भी सेवा कर रही हैं, मरीजों की भी सेवा कर रही हैं, पति की भी सेवा कर रही हैं, बच्चों का भी ख्याल रख रही हैं, अपनी माता जी का भी ख्याल रख रही हैं, वर्धा जाकर वर्धा के पेशेंट्स का भी ख्याल रख रही हैं। इस तरीके से ये सबका ख्याल रख रही हैं। तो नारी यही है, और नारी शक्ति को हमको इसी तरह से सम्मान देना चाहिए। किसी भी तरह से नारी का अपमान हो, ऐसा कोई भी कदम हम लोगों को नहीं उठाना चाहिए। और जब भी हो, जहाँ भी हो, जो भी सहायता हो, नारी की जरूर करनी चाहिए। हमारे साथ रुचा नवाल मैडम थी, डॉक्टर, जो एक ऐसा इंटरव्यू दी हैं जो सभी को बहुत दिनों तक याद रहेगा। काफ़ी कुछ हमने इनसे निकलवाया है। इन्होंने गाना भी गाकर आप लोगों को सुनाया है, जो इनका हुनर है। जो डॉक्टर्स जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उनको इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। होती है। हम लोग इसी तरीके से प्रयास करेंगे और भी नारी शक्तियों को आपके सामने लाने के लिए, नारित्व के सम्मान इस कार्यक्रम में। फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए।